हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट आपका निकल चुका है, आप सभी को पता है। डेट बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम आपका बस होने ही वाला है। और यहाँ पे देखिए टेंटेटिव डेट है, लेकिन आप इसको ही रियल मान के चल सकते हैं। 1-2 दिन का फ़र्क देखने को मिल सकता है या फिर उसी डेट में आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। तो 20 के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और क्वेश्चंस आपका जो है अच्छे लेवल का पूछा जाता है, प्लस आपके कंपटीशन भी हाई हो चुके हैं, क्योंकि अब इसमें पहले से कंपटीशन आपका बहुत हाई है। उसके बाद अब जो है एक और चीज़ जुड़ चुका है कि अब यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में अलग से 5 से लेके 25 मार्क्स का जो है एक्सटेंशन मिलेगा, जो गेस्ट टीचर है और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है बिहार के, तो वो भी एक कंपटीशन पे आपका तगड़ा असर करेगा। पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 11 और 12 में गेस्ट टीचर वाला जो कांड है ना, वो सिर्फ आपका 11 और 12 के लिए है, ठीक है। तो इधर 1 to 5 से लेकर के 9 to 10 तक को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि 1 to 5 से लेके पूरे यहाँ पे सबके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये भी बात मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 11 to 12 के लिए आपका गेस्ट टीचर वाला बात किया जा रहा है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीपीएससी की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी जो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। पूरी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी है, ताकि आप पूरा जनरल पेपर का अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। टोटल चीज़ उसमें दिया गया है, पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा साइंस, कंप्यूटर, जितनी भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, टू ऑल ऑफ ओवर सारे ही क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में जितने भी पूछे गए हैं 1 और 2 टीआरई में, सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके उसमें दिए गए हैं। तो जाके उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। 50 से 60% आपका वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री वाले पार्ट में, जो कि 6 to 8 में आपका 8 मार्क्स का आता है, 9 to 10, 11 to 12 में, ठीक है। जनरल पेपर की बात कर रही हूँ। 1 to 5 में आपका 20 से 25 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, इसकी चैनल पे मिल जाएगी, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। इसको आपको ज़रूर देखना है। और इसी का एक भाग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके बीपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। 2 मिनट का मुझे टाइम देंगे, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आपको ये बातें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। मैं आपको कंटेंट, अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकती हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकती हूँ, पीपीटी बना सकती हूँ, आपको सही रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। मेहनत आपको अपनी करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं, जितनी चीज़ें करा रही हूँ अगर आप इतना ईमानदारी से कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपको 12 वीडियो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 वीडियो है, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी क्लास है ये आपका। ये ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आपके क्वेश्चंस के माध्यम से भी कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे आपके टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न में देखने को नहीं मिलते हैं, थोड़े डीपली थे, तो वो चीज़ें आपको थ्योरी में कवर हो जाएगी। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूज़न में बता देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको टॉपिक वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री डे 1 से मैं आपको, ये आपका 28वां चैप्टर है, ठीक है। तो डे 1 से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि आज ये क्लास देखने के बाद आपको जो टॉपिक आज मैं कराने वाली हूँ, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपका रिवीजन नहीं होगा, बल्कि ये याद हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हम इसको इतनी बार रिवाइज़ करेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज का तो ये गारंटी मैं दे सकती हूँ, लेकिन इससे पहले जितनी भी चीज़ें हमने आपको करा रखी हैं वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, और सारे क्वेश्चंस को जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग से आपका थ्योरी क्लास है, इसको 12 वीडियो है इसमें, इसको आप देख सकते हैं। बस यही 2 आपको करना है हिस्ट्री के लिए। और इसके बाद ज्योग्राफी में आपका एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 9 हमने किया है, पूरा क्लास 9
तक हमने कंप्लीट किया है, बस 10 हमारा बाकी है, इसको भी मैं 1-2 दिन में करा दूंगी। और जनरल साइंस भी आपका, जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिक्स है उसमें। एनसीईआरटी का क्लास 6 से 9 तक हमने कवर कर लिया है, क्लास 10 हमारा इसमें बाकी है, दोनों का बाकी है, तो हम इसको जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से लेके आई हूँ। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट हम देखेंगे 1932 का। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद हमारा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से दबा लीजिए, तभी मेरे वीडियोस आपको समय पे मिल पाएंगे। एक भी दिन आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। यहाँ पे ये सारी जो हैं थ्योरी वाली बातें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो इस पर हम अभी फोकस नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिकरण घोषित किया? बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सांप्रदायिक अधिकरण, जिन्होंने भी थ्योरी देखा होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिक अधिकरण जो घोषित किया गया, किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और इससे संबंधित जो कहानी है उसको भी देखते हुए चलेंगे, ताकि आपका रिवीजन एक बार बहुत अच्छे से हो जाए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले थ्योरी वाली पार्ट देख लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी से उसको ख़त्म कीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। इसके बाद 16 अक्टूबर 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिकरण की घोषणा की थी, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक पंचाट के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, डेट आपको याद रखना है 16 अगस्त 1932। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक एक एंगल से आपका प्रश्न लिया गया है, और ये पूरा टॉपिक आपका इससे क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे, और बहुत सारे जो भी आपके संगी साथी हैं उनको शेयर भी करते हुए चलिएगा, बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मुस्लिमों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अछूतों के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट जो है ये पृथक निर्वाचन समूह किसके द्वारा हुआ था? अछूतों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपको और भी जो हमारा आगे आने वाला क्वेश्चन है उसको आप बहुत अच्छे से कर पाएँ, और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप सारी कहानी जान चुके होंगे और आंसर आप करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अक्टूबर 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें आरक्षित यानी सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों के चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को यानी कि अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये थी इसकी कहानी। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है यहाँ पे। तो कथन और कारण से प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो ये कथन आपका क्या सही है? तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो इसका कारण भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए जो है वो सही स्पष्टीकरण भी है। आगे बढ़ते हैं, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी?
ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। तो यहाँ पे बताएंगे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को या बौद्धों को? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध। जो बौद्ध होते थे उनको ये जो है आवंटित नहीं किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बाकी जो है इन सभी को किया गया था, मुसलमान, सिख और अनुसूचित जातियों को किया गया था। तो इसके यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी यहाँ पे जानना ज़रूरी है। और शुरू से हम जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को हमने ऐसे ही कंप्लीट किया है, तो इसलिए मैं आपको आगे भी इसी प्रकार से कंप्लीट कराऊंगी। और बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके नहीं बचे, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, कुछ बचा हुआ है तो वो हम अभी देखेंगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा, 16 अगस्त 1932। और किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब इसके पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था। इसके तहत मुसलमान, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी, ठीक है, लेकिन केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर लागू नहीं था। प्रांतीय विधान मंडल पर लागू नहीं था। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई थी। तो अब आपकी जो है थोड़ी कहानी आपको क्लियर हो रही होगी, क्या है सांप्रदायिक पंचाट और यहाँ पे किस किस को जो है आरक्षित किया गया था और किसको निर्वाचन पद्धति से आरक्षित नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन, बहुत पूछा जाता है ये, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? बताएंगे कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय या दिल्ली के दंगों के समय? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट के समय ही महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था 1932 में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। तो आपको इससे बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले तो ये कब का समय है, आपको पूरी कहानी की तरह ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये कब की बात हो रही है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसके बाद जो है गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया जाता है, आप जान ही रहे हैं। तो उस समय 1932 के टाइम पे यरवदा जेल में ही थे वो। 4 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनका तबीयत खराब हो जाता है। पूरा कहानी हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी अभी जब हम इसको देख रहे हैं। तो अब देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, निर्णय क्या था कि यहाँ पे सबको इन्होंने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया था। इनकी तो नीति ही थी फूट डालो और राज करो वाली नीति थी अंग्रेजों की। तो इन्होंने क्या, सबको तोड़ दिया। और अंबेडकर जी इसका सपोर्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो दलित समुदाय की हित में थे, वो खुद भी दलित थे और दलित समुदाय के हित में थे, और उनके हित की रक्षा के लिए वो उनके लिए एक आरक्षित सीट चाहते थे, ठीक है। लेकिन गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि आपको अलग नहीं होना चाहिए, अलग मत होइए, आपको हम अलग से सीट आवंटित कर देते हैं, लेकिन हिंदू के तरफ से ही आप भी रहेंगे। समझ रहे हो इसका मतलब? तो अभी हम आगे और समझाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। जब हम इसके और क्वेश्चंस को देखेंगे तब हम और अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये अनशन पे बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, समझौता होता है, पूना समझौता। किनके मध्य होता है? गांधी जी के अनुयायी, गांधी जी भी कह सकते हैं आप, गांधी जी उनके अनुयायियों के और अंबेडकर के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है, पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। और इसी सम्मति के बाद क्या हो जाता है, गांधी जी अनशन तोड़ते हैं, क्योंकि सर्वसम्मति ब्रिटिश सरकार द्वारा मिल जाती। कितनी सीटें मिलती हैं दलित जाति को, ये सारी बातें अभी हम समझेंगे। क्योंकि ये कब मानते हैं, क्या है पूना समझौता, ये पूना पैक्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो अभी पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए
और आपने थ्योरी क्लास को देखा होगा तो आप ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 1932 में महात्मा गांधी के मरणपर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, किस लिए उन्होंने मरण पर्यंत, मतलब मरण पर्यंत का मतलब क्या हुआ कि भूखे प्यासे थे ना, वो भूखे प्यासे, आमरण अनशन मतलब कुछ भी नहीं खाया पिया इन्होंने, ठीक है। तो मरने को आतुर इस तरह से कह सकते हैं, मरणोपर्यंत जो है मरने का प्रयत्न करना कहते हैं ना, उपवास कर रहे हैं, वो खा ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, जान दे देंगे अपनी, खाएंगे पिएंगे नहीं, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे किस लिए किया था इन्होंने, गोलमेज सभा भारतीय राजनीति आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हो गई थी इसलिए, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी इसलिए किया था इन्होंने, क्या था कारण, तो ये दोनों ही कारण नहीं है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिकरण के कारण किया था, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर देने में समर्थ हो गए होंगे और आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ को समझना है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः, तो पहले सांप्रदायिक अवार्ड का जान लीजिए, यानी अंग्रेजों ने जो किया था, कितना किया था, ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले कितना था, 71 सीट दिया गया था दलित वर्ग को, पर गांधी जी ने क्या कहा कि अंबेडकर जी को कि आप जो है हिंदू में ही शामिल होकर के हम दलित को अलग से सीट आरक्षित कर देंगे। लेकिन कितनी सीटें दी गई, 147, समझ रहे हैं, कहाँ 71 है, कहाँ 147, तो 147 सीट इनको दे दिया गया था। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है ये, ठीक है। दलित वर्ग के लिए इतनी सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। ये जो है पूना पैक्ट के दौरान हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट में कितना था, 147, और पहले कितना था, 71, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, किसमें, सांप्रदायिक अवार्ड के अंदर, ठीक है, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा दिया गया 148, मद्रास में 148 या 47 भी मिलता है, ठीक है, कहीं 147 कहीं 148 भी मिलता है। देखिए मद्रास में 30 सीट, सिंध सहित बम्बई में 15 सीट, पंजाब में 8 सीट, बिहार और उड़ीसा में 18 सीट, मध्य प्रांत में 20 सीट। इतना डिटेल में वैसे नहीं पूछेगा, पर आप जान लीजिए, आपको जानना चाहिए। असम में 7 सीट, बंगाल में 30 सीट, हो सकता है पूछ ले, बिहार बहुत ही मूड में है अभी, तो ये बिहार से पूछ सकता है कि बिहार से कितना सीट आरक्षित हुआ था सांप्रदायिक अवार्ड में, जो कि पूना पैक्ट में बढ़ा दिया गया, 18 कर दिया है, संयुक्त प्रांत में 20। तो इस प्रकार से यहाँ इतनी जगह पे जो है इनको सीट दे दी जाती है। कुछ पुस्तकों में 147 भी मिलता है और कहीं 148 भी मिलता है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों पर 18% सीटें जो हैं वो अब दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। समझ में आ गया, केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीट में 18% का जो सीट था वो दलित के लिए आरक्षित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। पूना पैक्ट संबंधित था, ये प्रश्न कितनी बार ही पूछा गया है, और यहाँ पे बताना ये दलित वर्ग से संबंधित था, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित था, संवैधानिक प्रगति से संबंधित था, या शैक्षिक सुधार से। अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पा रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी। मैं आपको बोली थी कि आपको इसी क्लास में सारे जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे, और अब आप बता पा रहे होंगे दलित वर्ग से संबंधित है ये, ठीक है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है, दलित वर्ग से। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्या उद्देश्य था पूना समझौता का। पूना समझौता के उद्देश्य थे हिंदू मुस्लिम में एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन पर पुनर्विचार। तो क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी कथन और कारण से प्रश्न है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे है कथन है आपका, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। तो क्या ये कथन आपका सही है, तो ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट सांप्रदायिक पंचायत जो था यानी कम्युनल अवार्ड, उसने क्या किया था, वो तो तोड़ रहा था सबको, है ना, तो उसको ही बचाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, अनशन कर दिया, और उसके बाद जो है दोनों के बीच समझौता हो जाता है, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच समझौता हो जाता है, और क्या होता है, इस प्रकार से कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य है वो धराशायी हो जाता है। कारण क्या है इसका, इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है।
क्या हो गया इसके वजह से, पूना पैक्ट की वजह से जो है आरक्षण मिल जाता है ना बहुत अच्छे से, 147 या 148 सीट मिल जाता है, और यहाँ पे सीट आरक्षण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। तो कारण भी सही है, दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ आगे। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच समझौता हुआ था जो क्या कहलाता था? तो आप सभी को पता है क्या कहलाता था, पूना समझौता कहलाता था। याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप इसमें ज़रूर गलत करोगे, बताओ क्या होगा? गांधी जी और लॉर्ड इरविन? नहीं होगा। गांधी जी और जिन्ना ने? नहीं होगा। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस? नहीं होगा। गांधी जी और अंबेडकर? अब आप इसमें टिक करने वाले हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन सारे ही गलत हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, गांधी जी जो है वो साइन नहीं करते हैं, ठीक है। कौन करता है? गांधी जी के जो सहयोगी होते हैं वो साइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1931 को हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को संपादित किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार आप थोड़ा समझ लेंगे कहानी को तो फिर देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? अब बताओ, इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं क्या? बी आर अम्बेडकर ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने भी किया था, सी राजगोपालाचारी ने भी किया था। किसने नहीं किया? एम के गांधी, यानी महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो नाम है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, ठीक है। इसमें से किसने किया था या कौन संबंधित है, इसमें से कौन संबंधित नहीं है। और जो नाम नहीं सुना है आपने, जो प्रचलित नहीं है, वही आपके ऑप्शन में आ जाएगा और आप फंस जाएंगे। तो हम आपको फंसने नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आपको, 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम को 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित होता है। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। मेन रूप से अगर बात की जाए, और भी लोग जो होते हैं ना, जो कि एक तरह से आई विटनेस टाइप से होते हैं, तो विटनेस के रूप में और भी लोगों ने हस्ताक्षर किया था। वो कौन कौन थे? एम जयंकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके जो है ऑप्शन में आपको डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवासन, एम.जी. राजा, सी.वी. मेहता, बाखले एवं कामत, और अन्य भी लोग थे, लेकिन इतने आपके इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। तो क्या पता कुछ पूछ लिया जाए, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 3 में एक बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें स्वर्ण मंदिर की चाबी को किसने सौंप दिया था। बड़ा ही अल्टर सा क्वेश्चन था, वैसे उसका कोई तुक नहीं बनता है वैसे आपका, लेकिन ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान ये चीज़ें घटी थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। तो वो चीज़ें भी आपको थ्योरी क्लास में मैंने बताई हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी होता तो आप हरिजन सेवक संघ की स्थापना में उनको लगा सकते थे। अभी इसके ऊपर भी जो आपका डाउट है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए, पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रह गई। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जिसका नाम परिवर्तन करके इन्होंने क्या रख दिया, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, घनश्याम दास बिरला जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, शुरू तो महात्मा गांधी ने ही किया था, मगर आपके अगर ऑप्शन में रहता है घनश्याम दास बिरला तो आप इनको लगाएंगे, GD बिरला, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो भी हमने पढ़ा, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ, इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं क्या? बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हो और 2-3 बार एक चीज़ को पढ़ लो तो फिर वो याद हो जाता है। सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को रिवाइज़ करना, रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं इतनी चीज़ें अगर आपको याद रह जाए तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, GD बिरला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंसी कौन थे? अखिल भारतीय अछूत विरोधी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? सेम क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया है। अब यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या है, GD बिरला। याद रह गया आपको? याद हो गया कि नहीं बताओ? ऑप्शन क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे फीडबैक तो आप दे ही सकते हैं ना, मुझे आप बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि जो चीज़ें मैं आपके लिए लाती हूँ करवाती हूँ वो आपको समझ में भी आता है या नहीं। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, नारायण गुरु ने, विवेकानंद ने। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर करना है। यहाँ पे देखिए स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तब क्या हो जाएगा? GD बिरला। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपको पता रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो अभी आपको बताया हमने पूर्व नाम क्या था, तो याद रखेंगे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉलेज लीग क्लासेज लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन बहुत अच्छे से। चलिए तो क्या है ये, इसको देख लेते हैं एक बार। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। तो ये दोनों ही बात आपको याद रखना है। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की? BR अम्बेडकर ने। बहुत इजी है याद रखना। शेड्यूल कास्ट के बारे में कौन इसके लिए लड़ रहा था? अम्बेडकर जी लड़ रहे थे, तो वही होंगे, बस सिंपल सी बात है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? भारतीय हरिजन सेवक संघ, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? MK गांधी, महात्मा गांधी। इजी है ना, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन बन गए आपके। देखिए यहाँ पे इनके बारे में क्या बताया गया है। हरिजनों के कल्याण और अस्पृश्यता के विरुद्ध वर्ष 1932 में MK गांधी ने राष्ट्रीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। 1934 में इसी नाम को बदल करके हरिजन सेवक संघ इन्होंने कर दिया। समझ में आ गया? पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। सांप्रदायिक पंचाट क्या था, पूना पैक्ट क्या था, हरिजन सेवक संघ क्या है, आ गया समझ में? 1933 में गांधी जी द्वारा साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। BR अम्बेडकर द्वारा 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये जो है किसका कथन है आपको बताना है। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं, ये बात किसने कही थी? BR अम्बेडकर ने। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अभी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं आगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934।
इसके बारे में भी समझेंगे अच्छे से, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जुड़ा हुआ जो पूछा जा सकता है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ये जो है आपका, मैं ये चीज़ें आपको नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सारे प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न के साथ हम चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने ये सारे टॉपिक को किया है, इसलिए हम थ्योरी पे ध्यान नहीं देंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक बताना आपको कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपकी पटना में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में जरूर जान लेंगे। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गईं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही आसानी से सारे प्रश्न को यहाँ पे हम करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अभी अभी हमने देखा तो बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 21 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 37 भी नहीं, 39 भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा 34 तो है। हाँ, अभी भी हमने यहाँ पढ़ा है ना, सॉरी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपका पटना में हुई 1934 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे हमें विचार करना है, देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कारों और करों के अपचयन की वकालत की, या सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में आपको ये प्रश्न बताना है। पूरा हमने देखा नहीं, पूरा देख लेते हैं कि ये आपका सही बताना है कथन। ठीक है, सही कथन बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में यहाँ पे जो कथन दिया गया है, ये आपका तीनों ही नहीं है। ठीक है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपचयन की वकालत की नहीं, या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन की वकालत भी इन्होंने नहीं की थी, ये आपकी बाद की बातें आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं था। इसके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, ना कि करों के अपचयन का। देखिए ऑप्शन को समझेंगे, ऑप्शन क्या दिया गया था। ठीक है, तो बहिष्कार का समर्थन किया था, उसके अपचयन का, करों के अपचयन का समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत था। यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। ठीक है, मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या था? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना मार्क्सवाद का लक्ष्य था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का लक्ष्य नहीं था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत भी नहीं की थी। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत थे, विकल्प गलत थे, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? समाजवादी दल का प्रमुख नेता बताना है। यहाँ पे 4th नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव। समाजवादी पार्टी 1934 इसमें इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? तो ये दो नाम आपको याद रखना है समाजवादी पार्टी का। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यहाँ से और पूछा जाएगा आगे भी, तो इसको बहुत डिटेल में आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए संस्थापक कौन थे? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ये आपके ऑप्शन में थे। अन्य सदस्य में देखिए अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये सारे भी जो है कांग्रेस समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार आप देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो अभी अभी हमने देखा जयशंकर, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए वही सब नाम यहाँ पे शामिल है। चलिए, पटना में हुआ था, ये भी आपको बता ही दिया गया है। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन था। संयोजक कौन था, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये आपका संयोजक थे आचार्य नरेंद्र देव के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख हैं। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया किसके द्वारा। सेम क्वेश्चन है, बताओ ये आंसर अब आपको याद हो गया कि नहीं। समाजवादी पार्टी से कौन जुड़ा हुआ था, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। याद हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, एक बार देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, या फिर किसान सभा से। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार बोलेगा तो भी आपका वही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आपके बिहार से थे, और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया। अभी क्वेश्चन क्या था, बिहार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद को हमने देखा। और यहाँ पे अब आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फूलन प्रसाद वर्मा याद रखेंगे, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण तो होंगे ही, साथ में कौन है, फूलन प्रसाद वर्मा। और ये प्रश्न आपका पूछा गया है पीपीएससी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी। तो आपको पता है यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। चलिए, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, या फिर बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर में आपको बताना है, जयप्रकाश नारायण जो है ये लोकनायक के रूप से प्रचलित हुए थे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, लोकमान्य बोलेगा तब बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक बोल रहा है यहाँ तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक बार जान लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ बात आपको बताया जा रहा है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण से संबंधित। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर के गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। और 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न प्रदान किया जाता है। किसको, जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये भी आपका फिर पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे, लोकनायक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी उपाधि इन्हें मिली थी, याद रहेगा अब, लोकनायक।
बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली थी? लोकनायक। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। जयप्रकाश दिवस आपका मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये देखिए आपका किस लिए, तो 1946 अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी, इसलिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। बिल्कुल सही है। इसके समस्त भारत में वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी कथन आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। क्या है ये, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। बम्बई 1936 मई में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, और यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही थे। और अब जो है हमारा आज का अंतिम चैप्टर है, ये टॉपिक है, चैप्टर क्या रहेगा, टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन होगा और ठीक है, तो इसको भी हम एक बार आज कर लेंगे। तो पूरा हमारा सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सारा ख़त्म हो गया। अब हम प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम करेंगे। ठीक है, ये कौन सा कहाँ से कितना चुनाव जीता था 1937 में, जब आपका निर्वाचन मंडल पहली बार बनाया गया था। तो जो चुनाव होता है वहाँ से प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, कंप्लीट देखिएगा तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से सारे टॉपिक को हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे, तो ये सब जो है इसका क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अब ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे बताएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ये जो आपका चुनाव होता है 1937 में, ठीक है, 1936 में तो आप जान ही रहे हैं, सांप्रदायिक पंचाट हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर किस तरह से सीटें आवंटित की गई। अब यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है पहली बार। ठीक है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताना है पूर्ण बहुमत मिला, कहाँ नहीं मिला था ये बताना है। ठीक है, किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो पहला ऑप्शन का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, पंजाब। पंजाब में जो है इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिया गया है। 1935 में वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदियों दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांत यानी कि मद्रास, जहाँ पे 65% मतों के साथ 250 में से 159 सीट, पूरा सीट आपको याद नहीं रखना है, प्रांत याद रखिए। मद्रास, बिहार में भी आपका 75% जो है मत मिलता है, और मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्ण बहुमत मिलता है यहाँ पे। लेकिन बम्बई, असम, और एक कौन सा है, बम्बई में, असम में और पंजाब। देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी केवल बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 याद रखिए। बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने में वंचित रह गई थी। 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, बिहार, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% के साथ मिला था। ठीक है, बम्बई में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो किस अधिनियम, 1935 वाला अधिनियम जो आया था इसी में किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य के कांग्रेस में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो आपको अभी हमने पंजाब तो कर लिया, उसके बाद कौन सा था ये बताओ। पंजाब तो हमने कर लिया, उसके बाद बंगाल था, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, याद रखेंगे बंगाल, पंजाब और एक कौन सा था, सिंध। ये 3 जगह नहीं मिलता है पूर्ण बहुमत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है। कितनी संख्या है याद रखेंगे, 5 होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा ना, देखिए 5 प्रांत था, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ठीक है, ये 5 था, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कितना इजी है। मध्य प्रांत नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो था, उड़ीसा भी नहीं होगा, पंजाब और बंगाल, 3 और 4 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। कितना ईजी था, है ना, पंजाब बंगाल, याद रहेगा, थ्योरी समझ में आ गया ना आपको, कहानी समझ में आ गया तो आप आंसर कर देंगे। बंगाल, पंजाब और कौन था, सिंध। सिंध भी यहाँ एक और ऑप्शन रहता तो भी आप कर लेते हैं, कितनी आसानी से। 3 नाम ही तो याद रखना है, बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ पे मंत्रिमंडल नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, वह कौन सा प्रांत था जहाँ 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। देखिए बम्बई में तो हुआ था, असम में भी हुआ था, उड़ीसा में भी हुआ था, बिहार में हुआ था। क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ऑप्शन तो दिया ही नहीं उन्होंने। कौन सा आपको याद रखना है, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दिखे तो ऑप्शन गलत है, देख लो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है ना। 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता कि पूर्ण बहुमत कहाँ मिला था, ये सब आपका पूर्ण बहुमत के अंदर आता है, और बम्बई और असम में दोनों में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, क्वेश्चन ही आपका गलत दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। फिर से आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बंगाल हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो 1937 के दौरान 6 प्रांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। एक कौन सा था, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, बाद में क्या होता है, असम को भी पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस अन्य सहयोगी के साथ गठबंधन के साथ इसको मंत्रिमंडल में शामिल करता है, इसलिए 6 है। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, 11, 9, 6, 3, 5 था ना। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये भी गलत है। वैसे अगर आप इसका आंसर लगाना चाहें तो 6 लगा सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल तो नहीं बना था लेकिन बाद में गठबंधन से बनाया गया था, पूर्ण नहीं था। तो यहाँ पे पूर्ण की बात नहीं की जा रही, तो 6 आप कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पे सारी बातें आपको वैसे बताई गई हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 प्रांत में मंत्रिमंडल गठित किया जाता है एक गठबंधन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका पूर्ण वाला बात कुछ नहीं बोला है। वैसे आपका इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी आपका गलत बता रहा है, लेकिन 6 आप लगा सकते हैं अगर आप इस परिस्थिति में, जहाँ ऑप्शन आपका कुछ और है ही नहीं, तो आप 6 को लगा सकते हैं। वैसे क्वेश्चन गलत रहेगा तो आपको आयोग जो है करेगा ही। यहाँ पे भी देखिए दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तरक पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 5 ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि इसको आयोग ने बाहर कर दिया था प्रश्न को मूल्यांकन से, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। सेम क्वेश्चन बहुत बार, अब आपको याद हो गया होगा एकदम अच्छे से, पंजाब, बंगाल और सिंध। तो यहाँ पंजाब है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 के हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था। सारे पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने रिजाइन कर दिया था। आपको रीज़न पता है तो आप बता सकते हैं, ये जितना भी था कितने माह चला था ये, तो ये जो है आपका 28 माह तक चलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है।
28 माह के बाद जो है पूरा मंत्रिमंडल ही रिजाइन कर देता है। किस वजह से रिजाइन करता है सब कुछ बताया है आपको, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे वैसे दिया होगा, मैं आपको बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं है। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यकाल का 28 माह था और जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांत में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर के, ये तो हमने पढ़ लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। बताया ना, पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो रिजाइन कर देता है, ठीक है, इसी विरोध में कि विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो होता है इसमें बिना किसी रजामंदी के ही भारत को इसमें ढकेल दिया जाता है युद्ध के लिए। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि यहाँ पे जो सभी लोग त्यागपत्र दे देते हैं ना, कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना जो रहता है, जो मुस्लिम लीग का नेता रहता है, जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर यानी कि दिन वो शुक्रवार था और 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो 28 महीने, आपको याद हो गया होगा 28 महीने तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939 में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपनी इस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है ये कार्यकारिणी कमेटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया गया। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वित्त विभाग, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी में कुल 228 में से 134 स्थान पर कांग्रेस को सफलता मिलती है और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त प्रांत में इस सरकार ने प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, याद रखेंगे कौन प्रधानमंत्री, कौन बनाया गया था? प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री जो अभी कहते हैं, यूपी के प्रधानमंत्री कह सकते हैं वहाँ पे उस समय में, तो गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था, ठीक है। और कानून एवं न्याय मंत्री किसे बनाया गया था? कैलाश नाथ काटजू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो यहाँ पे बताना है, काल क्रमानुसार चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए ये जो आपका 1 2 3 तीनों आपका क्रम से ही लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा 1 2 3, ए ऑप्शन। अब इसका डेट आप एक बार देख लीजिए। ये आपका मुस्लिम शिकायतों के से संबंधित रिपोर्ट है, जो पीरपुर रिपोर्ट है एक, ये आपको 1938 में हुआ था। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में हुआ था। और फजलुल हक रिपोर्ट जो है, ये इसको मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस भी कहते हैं, ये भी आपका 39 में हुआ था मगर दिसंबर में, ये आपका मार्च में हुआ था। तो पूरा हमने इसको कंप्लीट कर लिया, तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे
तो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये सब हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्या होता है त्रिपुरी संकट, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से कहानी की तरह हमने इसको समझा है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आप अभी ही इसको कंप्लीट कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 2 कर लेते हैं तो हिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। तो इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं आपके साथ आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।